प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 15वां वीडियो है। हमने 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपने अब तक उनको नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति किस अंग्रेज गवर्नर ने प्रारंभ की थी? विच इंग्लिश गवर्नर स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त पद्धति परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ये लागू कब किया था? तो इन्होंने लागू किया था 22 मार्च 1793 को 1793 को। ठीक है दोस्तों, और ये था क्या? तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार थे उनके मध्य जो टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था, कर, ठीक है, उसके लिए एक समझौता था। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या शुरू किया था? तो इन्होंने किया था सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इनकी बात कर लें तो चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस, इनके जो जब इनका टाइम था तो प्रेस में जो नियंत्रण लगा था, जो कंट्रोल था, वो हटाया गया था। ठीक है, इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। अब लॉर्ड डलहौजी की बात कर लें तो लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं बेपगत की नीति के लिए। बेपगत सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, इसके लिए लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? विच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स डज नॉट अ सिंगल वोल्केनो? तो दोस्त ऑप्शन दिए गए हैं, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अब इनकी बात कर लें तो एशिया के ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। तो एशिया में कई सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे कि एक ज्वालामुखी है पोपा ज्वालामुखी। ये कहाँ है? ये म्यांमार में है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार में है, ये म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी। ठीक है, एक और ज्वालामुखी है ब्रोमो ज्वालामुखी। ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, काकातुआ ज्वालामुखी। ये कहाँ है? तो ये भी है इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, अब बैरन द्वीप है, इंडिया में है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये एशिया के ज्वालामुखी की बात हो गई। अब इनको भी देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में कई सारे एक्टिव वोल्केनो हैं, जैसे कि सबसे पहले ओजस डेल सालाडो संसार का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में कुछ और ज्वालामुखी हैं, जैसे कि एकांकागुआ वोल्केनो। ठीक है, इसके अलावा कोटोपैक्सी। ठीक है दोस्तों, यूरोप के ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। तो यूरोप में भी कई सारे वोल्केनो हैं, जैसे कि डिनारिक आल्प्स। एक है डिनारिक आल्प्स। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और है पेनाइंस वोल्केनो। कहाँ है? तो वो है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, विच ऑफ दीज ट्राइब्स लिव्स ऑन द नीलगिरी हिल्स? तो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, गोंड, टोडा, मुंडा या फिर गारो। तो दोस्तों, टोडा जनजाति के जो
लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है। और ये पशुपालन का काम करते हैं, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं गौड़ जनजाति की। तो ये सबसे ज़्यादा जनजाति, सब भारत में सबसे ज़्यादा है ये जनजाति, ठीक है। मुंडा जनजाति की बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। और गारो जनजाति कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ भी हैं, वहीं पाई जाती हैं ये मेघालय में, ठीक है, गारो जनजातियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के माध्यम से मिली थी? क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रीच रिलीजन इन इंडिया थ्रू विच एक्ट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853। तो दोस्तों ईसाई मिशनरियों को चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इकाई दूरी मापने की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीजरिंग? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए मीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मीटर भी दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है और पारसेक भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। अब प्रकाश वर्ष को देख लेते हैं, लाइट ईयर को। तो एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। पारसेक की बात कर लेते हैं। तो एक पारसेक कितना होता है? एक पारसेक होता है 3.086 गुणे 10⁻16 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 to 103 आर कॉल्ड? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, हेलोजन, क्षारीय मृदा धातुएं, लेंथेनाइट्स या फिर एक्टिनाइट्स। हेलोजन्स, एल्काइन सॉइल मेटल्स, लेंथेनाइट्स या फिर एक्टिनाइट्स। तो दोस्तों आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एक्टिनाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। इनकी भी बात कर लेते हैं। तो हेलोजन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ग्रुप 17, ग्रुप 17 के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हेलोजन कहलाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ठीक है दोस्तों। अब क्षारीय मृदा धातुओं को देख लेते हैं। तो कई सारे क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम, सीजियम, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं एल्काइन सॉइल मेटल्स। लेंथेनाइट्स की बात कर लेते हैं। तो लेंथेनाइट्स 57 से 71, परमाणु संख्या 57 से 71 तक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइट्स, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिका किस अंग का भाग है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज अ पार्ट ऑफ विच बॉडी ऑर्गन? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय या फिर आमाशय, गाल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज या फिर स्टमक। तो दोस्तों लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कहाँ रहती है? तो ये रहती है अग्नाशय। अग्नाशय पैनक्रियाज का एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है। थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने, उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 कोशिकाएं रहती हैं, एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका और एक गामा कोशिका। तो दोस्तों अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकॉन, अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन निकलता है, ठीक है दोस्तों। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, ठीक है दोस्तों। और गामा कोशिका से क्या निकलता है? तो सोमेटोस्टेटिन निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, ओडिशा,
जम्मू कश्मीर, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। केरल राज्य में मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। ओडिशा की बात कर लें तो ओडिशा में कई सारे लोक नृत्य हैं, फोक डांस है, जैसे कि ओडिसी हो गया, ओडिसी ओडिसी। इसके अलावा धूमरा, धूमरा फोक डांस कहाँ का है? तो ओडिशा का है। ठीक दोस्तों। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में कई सारे फोक डांस है, जैसे दमाली, दमाली, छपाली, ठीक है, हिकात, हिकात, मंदजाम, कई सारे। ठीक है। आंध्र प्रदेश के फोक डांस की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश में मोहिनीअट्टम भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा कुचिपुड़ी, 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 ठीक है, और घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला भी, घंटा मर्दाला भी आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण दूसरे चरण में हुआ है? विच ऑफ दीज बैंक्स वॉज नेशनलाइज्ड इन द सेकेंड फेज? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कारपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक। तो दोस्तों कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन बैंक का राष्ट्रीयकरण दूसरे चरण में हुआ है। बाकी जितने भी बैंक है तो ये फर्स्ट फेज में इनका नेशनलाइजेशन हो गया था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बाकर कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? बाकर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, टेबल टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ या फिर जिम्नास्टिक। तो दोस्तों जो बाकर कप है वो किससे संबंधित है? तो वो है गोल्फ से, गोल्फ से रिलेटेड कप है बाकर कप। ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल टेनिस की बात करते हैं। तो टेबल टेनिस से रिलेटेड कई सारे कप हैं, जैसे कि ईरान कप हो गया, ईरान कप। इसके अलावा इंदिरा कप जो नेशनल लेवल पर खेला जाता है, इंदिरा कप। ठीक है। फुटबॉल की बात कर लें तो फेमस कप है एक डुरंड कप, डुरंड कप ये फेमस कप है। जिम्नास्टिक की बात कर लें तो जिम्नास्टिक में एक फेमस कप है चाइना कप। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।